बस बस ठीक है। दादा आप तो कमाल हो, आप जब लाइट करते हो तो पूरे स्टूडियो की रंगत ही बदल जाती है। अरे नहीं नहीं नेहा जी, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं ही सोच रहा हूँ कि इतने सालों से स्टूडियो की लाइटिंग कर रहा हूँ पर आज तक अपने घर का खुद का एक दिया तक नहीं चला पाया। अरे दादा अब तो पीएम आवास योजना आ गई है, अब तो लोन के साथ साथ सब्सिडी भी मिलेगी और आप अपने घर का सपना साकार कर सकते हो। अरे नेहा जी, इस शहर में अपने घर का सपना तो बस एक सपना ही है। ऐसी योजना तो बरसों से चली आ रही है जिनका फायदा हम लोगों को नहीं मिलता। मिलेगा और जरूर मिलेगा। आपको बस क्या करना है, प्रधानमंत्री.in योजना पे जाना है। लेकिन हाँ सब तो अंग्रेजी में लिखा होता है और आप तो जानती हो हमारी अंग्रेजी। अरे दादा वहाँ अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी लिखा होता है। और बाकी की जानकारी के लिए देखिए हमारा आज का एपिसोड। नमस्कार, आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम आवास योजना के बारे में और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस शो पर मौजूद है वो शख्सियत जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके गाइडेंस के बिना, उनकी कही गई बातों के बिना, उनके टिप्स के बिना हमारे शो को आगे बढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी बात है। हमेशा अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे देश के युवाओं के लिए वो टाइम निकालते हैं, इस शो पर आते हैं और अपने गाइडेंस और सपोर्ट से हम सबको आगे बढ़ाने का बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे शो मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी की, जो ऑथर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और दिल से बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी शख्सियत है। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि पीएम आवास योजना वो क्या है। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि हर किसी के पास अपना घर हो, पर ये जो स्कीम है वो किस तरह से अलग है बाकी स्कीम से और इसका पर्पस क्या है सर? हमारे देश में आप देखें कि पिछले 60-70 सालों में भी सबके पास अपना मकान नहीं जी। और हम देखते हैं पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा एक अपना मकान हो, लेकिन अपने जीवन के जब वो 25 से 40 साल अपनी नौकरी में या अपने व्यवसाय में लगाता है उसके बाद कहीं जाके वो अपने मकान के बारे में सोच सकता है। आज हमारे देश में आंकड़ा कहता है कि हमारे देश में 40 से 45% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम, मंथली इनकम जो है वो 10,000 से लेकर के 25,000 रुपये है जी। तो जिसकी इनकम 10,000 से 25,000 तक है वो अपने मकान की बात सोच ही नहीं सकता आज के ज़माने में। और जिनकी इनकम ज़्यादा है वो लोग भी अपने पूरे लाइफ के स्पैन में अपना एक मकान बनाते बनाते 20 से 25 से 30 साल उनको लगते हैं, जबकि उस मकान को एंजॉय करने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। तो वो पूरा कैसे हो, कैसे ऐसा हो कि हमारे देश के हर व्यक्ति के पास अपना एक मकान हो जी। उस सपने को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं हमेशा कहता हूं उनके पास एक बहुत बड़ा विजन है, उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। क्योंकि हमारे देश में आंकड़ा कहता है कि हमारे देश में जो मकान की रिक्वायरमेंट है वो 96% रिक्वायरमेंट है जो कि LIG और EWS की है। अच्छा, मतलब छोटे मकानों की, अफोर्डेबल हाउसिंग की है। लेकिन हमारे देश में चाहे सरकारी एजेंसी थी चाहे वो प्राइवेट बिल्डर थे, वो सब अपना बिजनेस पूरा करने के लिए, अपने आप को प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए वो ऐसे मकान बनाते चले गए जो मकान बड़े लोग ले पाए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले पाए। जिसके पास एक मकान था उसने 2 और लिए, 3 और लिए, फिर महंगे बेचे। इस तरह से वो अपना व्यवसाय करता रहा। लेकिन आम इंसान जो 25 से 30-40 हज़ार रुपये कमाता था वो रह गया कि मेरे पास कभी मकान हो सकता है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। तो उसको पूरा करने के लिए एक योजना बनाई गई कि जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसमें कि एक सेगमेंट बना दी गई कि यदि आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा एक अनाउंस किया कि हम पूरे 7 साल में, मतलब 2022 तक हम लगभग 3 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्रों में और 2 करोड़ मकान शहरी में, 5 करोड़ मकान बनाए, जिससे कि हमारे देश में हर व्यक्ति के पास, हर एक हाउस होल्ड के पास, मतलब एक व्यक्ति उसके पूरे परिवार के पास एक मकान अपना जरूर हो। इसीलिए ये योजना लागू की गई। चलिए, बड़ी अच्छी बात है और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जो टारगेट रखा गया है तब तक ये जो उनकी स्कीम है वो पूरी तरह से अचीव हो पाए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, DDA भी कई बार कई स्कीम्स लॉन्च करता है सर, बिल्डर्स भी बनाते हैं। तो जो आपने पर्पस बताया, क्या सिर्फ यही एक पर्पस था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, या फिर इसके अलावा कोई और सोच भी रही होगी उनकी? देखिए, उनकी सोच थी कि जितनी भी एजेंसी है वो मकान बनाती हैं कि कैसे बिकेगा, कैसे प्रॉफिटेबल होगा जी। और उस मकान को बनाने में जो उसकी जो कॉस्ट आती है वो आम आदमी के अफोर्डेबल थी नहीं। हाँ, तो ये पूरी स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग की है। और इसमें इन्होंने पैरामीटर भी फिक्स कर दिए हैं कि आपकी जो, अगर आप EWS के मकान बना रहे हो तो आपका जो कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया वो 30 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। 30 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया लगभग 300 फीट, और लगभग अगर सुपर एरिया लगा दें तो 400 फुट।
और अगर LIG की बात करते हैं तो 60 स्क्वायर मीटर। अच्छा, 60 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया लगभग 600 फुट जी। और अगर सुपर एरिया और बाकी चीजें मिला दें तो लगभग 800 फुट। क्योंकि कारपेट एरिया में सिर्फ अंदर का जो पोर्शन होता है लीवेबल उसको लेते हैं जिसमें हम कारपेट बिछा सके, मतलब जो आपके अंदर पूरा मिला है। लेकिन अगर उसमें हम अपनी उनको भी दीवारों को अपनी वॉल्स को मिला लेते हैं तो वो बन जाता है बिल्टअप एरिया, और यदि कॉमन एरिया को मिला लेते हैं तो बन जाता है सुपर एरिया। अच्छा। तो सुपर एरिया अगर लगे तो 800 फुट के करीब 2 बेडरूम फ्लैट बन जाता है। तो उन्होंने बोला कि LIG फ्लैट इस अफोर्डेबल कैटेगरी में तभी आएंगे जबकि वो 60 उनका कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से कम होगा। अच्छा, तो उसी को ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो उसके बाद उन्होंने बेनिफिट अनाउंस किए कि जब भी आप लोन लोगे तो आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। जो बिल्डर इस स्कीम को लागू करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग को, उनको बहुत सारी छूट दी गई हैं। अच्छा। इनकम टैक्स की भी दी गई है, एक्साइज की भी दी गई है, सर्विस टैक्स की दी गई है, जिससे कि उस पर टैक्सेशन किसी किस्म का ना हो और वो जो मकान बने अफोर्डेबल तो वो लोगों को कम पैसे में मिले और उनको जब लोन लेना पड़े तो लोन भी उनको सब्सिडाइज मिले। अच्छा सर, अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे अगर PMAY में कोई एक मकान अपने लिए लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं इसके लिए? देखिए, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है जी। पूरे हाउस होल्ड की। जैसे आपका केस है तो आपके और आपके हस्बैंड की मिला के देखी जाएगी। तो उसमें यदि हम EWS कैटेगरी देखते हैं तो उसमें 3 लाख रुपए सालाना की इनकम होती है। अच्छा। और यदि हम LIG कैटेगरी देखते हैं तो उसमें 6 लाख की होती है कि 6 लाख रुपए आपका पूरा परिवार हाउस होल्ड साल में कमाता हो, 6 लाख रुपए उससे कम। अच्छा। लेकिन अगर हम MIG की कैटेगरी देखें, MIG 1 की कैटेगरी देखें तो उसमें 12 लाख की इनकम होती है कि साल में पूरे हाउस होल्ड की इनकम 12 लाख हो। अच्छा। और MIG 2 भी एक स्कीम है, अगर उसको हम देखते हैं तो उसमें आपकी जो इनकम होती है वो 18 लाख होती है। 18 लाख आपकी टोटल हाउस होल्ड इनकम 18 लाख हो। अच्छा। लेकिन यहाँ मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि MIG 1 और MIG 2 की जो योजना है वो सिर्फ दिसंबर 2017 तक है। अच्छा अच्छा अच्छा। EWS और LIG की योजना 2022 तक है, मार्च 2022 तक। लेकिन MIG की योजना जल्दी खत्म होने वाली है, वो जनवरी 17 में शुरू हुई है और दिसंबर 17 में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इसके अलावा कई बार होता है कि ट्रस्ट कैसे करें, कई बार हमें कॉल्स आते हैं कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आप एक मकान इतने में बुक करा सकते हैं, तो किस तरह से विश्वास करें इन एडवर्टाइजमेंट्स पे या कॉल्स पे? देखिए, ये तो आप जब भी अपना मकान बुक कराएंगे कहीं भी तो आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं बिल्डर के वो देखना पड़ेगा। उसी के लिए एक्ट आ गया है नया रेरा, जिसमें कि हर बिल्डर को अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ती है। तो आप जब भी कुछ बुक करते हैं तो आपको बिल्डर के पास जाके देखना पड़ता है उसकी जमीन का टाइटल ठीक है कि नहीं है। अच्छा। उसके नक्शे पास हैं कि नहीं है। जी जी। और वो कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट दे रहा है। यदि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में देगा तो वो EWS 30 स्क्वायर मीटर का से कम का कारपेट एरिया होगा उसका। अच्छा अच्छा। या LIG दे रहा है तो 60 स्क्वायर मीटर से कम का कारपेट एरिया होगा उसका। और यदि वो उस स्कीम में होगा तभी आप एलिजिबल होंगे बैंक से लोन लेके उस पर सब्सिडी लेने के। तो यदि आप बैंकर के पास भी जाते हैं तो बैंकर भी आपको बता सकता है कि ये उस योजना में फॉल करता है कि नहीं करता। तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये आपको देखना है कि मैं इसमें फॉल करता हूं कि नहीं करता है, क्योंकि हमारे देश में जब भी सरकार कुछ अच्छा काम करना चाहती है तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि अपने शॉर्ट प्रॉफिट के लिए कुछ इस तरह की स्कीम करते हैं। तो वो हमारे को खुद देखना पड़ेगा। और यदि आपकी निगाह में ऐसा कुछ आता है तो उसकी कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए जिससे बाकी लोग भी उससे बचें। बिल्कुल सही, सतर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर मैं बात करती हूँ बेनिफिट्स की, पूरी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट हमें कैसे मिल सकता है? देखिए, इसका बेनिफिट ऐसे मिलता है आपको कि जब आप ब्याज लेते हैं, जब आप लोन लेते हैं जी, तो जब आप लोन लेते हैं तो उसके ऊपर ब्याज लगता है। उस ब्याज में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अच्छा। गवर्नमेंट ने 2 सेंट्रल एजेंसी बनाई हुई हैं, हुडको और नेशनल हाउसिंग बैंक जी। इन दोनों को सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाया हुआ है कि इन दोनों के माध्यम से सरकार जो भी आपका प्राइम लैंडिंग इंस्टीट्यूट होता है, मतलब जो भी आपका बैंक होता है जिसके जरिए आप लोन लेते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन होता है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है, तो जब आप उसमें लोन अप्लाई करते हैं तो लोन का नॉर्मली इंटरेस्ट जो होता है वो 9% होता है। बिल्कुल। या 8.5 होता है, आजकल कम हो गया है, तो या 9.25 भी होता है। ये आपकी क्रेडिट रेटिंग पे भी डिपेंड करता है और कौन सा बैंक है इस पे डिपेंड करता है, कौन सी स्कीम है उस पे डिपेंड करता है। तो ये जो ब्याज की दर है 8.5 से 9.25 तक होती है। अच्छा। लेकिन जब आप इस योजना में फॉल करते हैं तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 6.5% की। अच्छा। तो यदि आपका 9% ब्याज है तो 6.5% गवर्नमेंट ने दे दिया, तो आपको जो ब्याज की दर पड़ी कुल 2.5% पड़ी। ये तो कुछ भी नहीं। तो इससे आपकी EMI जो है वो बहुत कम हो जाती है। फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइए। लेकिन यदि आप लोन 6 लाख से ज्यादा लेते हैं तो आपको सारे बेनिफिट 6 लाख तक मिलेंगे, और बैंक या आपकी जो कंपनी है आपको लोन दे रही है वो चाहे तो 6 लाख के ऊपर के लोन पे आपसे प्रोसेसिंग फीस ले सकती है। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते हैं।
अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइड में। ब्रेक के बाद बिजनेस इनसाइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में और हमारे शो पर इस वक्त मौजूद है ढेर सारी ऑडियंस जिनका जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी, जो अपने बहुत सारे सवाल लेकर यहां पर मौजूद हुए हैं। जोरदार तालियां आप सबके लिए। सर, इससे पहले कि अपने मन के मैं ढेर सारे सवाल आपसे करूं, मैं ज़रा जो हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको कहना चाहूंगी कि आपके मन में जो भी सवाल है ना, वो आप यहां इस मंच पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बताइए, कौन हमसे सबसे पहले सवाल करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन कैसे मिलेगा, इसका क्या प्रोसेस है? हाँ, मैं जरूर बताना चाहूँगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने जो भी आपके पास बैंकर है, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहे हैं तो उसके पास, या आपके पास यदि कोई कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, या आपके पास जो भी नियरेस्ट बैंक पड़ता है या NBFC पड़ती है, उसके पास जाएंगे आप और उसी के पास लोन अप्लाई करेंगे। वो अपने आप, जो आपका बैंकर होगा, जिसे हम प्राइम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, वो अपने आप जो सेंट्रल नोडल एजेंसी होती है उससे आपकी सब्सिडी लेगा। आपने सिंपल तरीके से, जैसे बैंक में रूटीन में लोन अप्लाई करते हैं, उसी तरह से अप्लाई करने हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में कर रहे हैं आप EWS कैटेगरी में कर रहे हैं, LIG कैटेगरी में कर रहे हैं, EWS कैटेगरी में करेंगे आप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लैट का कारपेट एरिया हो वो 30 स्क्वायर मीटर या उससे कम होना चाहिए। अगर आप LIG कैटेगरी में कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है आपके मकान का कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर या उससे कम होना चाहिए। चलिए, तो ये सारी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपके सवाल का पूरी तरह से जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच कि आपने हमसे सवाल किया। इसके अलावा और कौन पूछना चाहेंगे सवाल? सर, मेरा सवाल ये है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में घर लेने से मुझे तो सब्सिडी मिलेगी, पर इससे मेरा लोन अमाउंट क्या कम कैसे होगा? देखिए, मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपकी 6 लाख रुपए का आपने लोन लिया, और यदि आप किसी भी बैंक से लेते हैं और मानते हैं कि उसका ब्याज 9% है, और आपने 20 साल के टेन्योर के लिए लोन लिया, तो आपकी इंस्टॉलमेंट लगभग 5400 रुपये के आसपास आएगी। जब आपको सब्सिडी मिलेगी तो आपको 6.5% की सब्सिडी मिलेगी इस 9% में से। तो जब 9% में से 6.5% की सब्सिडी मिलेगी तो आपका ब्याज जो 9% के हिसाब से लगना था वो ना होके आपका ब्याज लगेगा कुल 2.5% के हिसाब से। तो आपका जो लोन है वो 6 लाख से घट के लगभग 3,33,000 रह जाएगा, और जो आपकी EMI है जो कि लगभग 5400 रुपये थी वो घट के 3,000 रह जाएगी। तो इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी वो बहुत कम देनी पड़ेगी, जिससे आप अपनी छोटी इनकम में से उस इंस्टॉलमेंट को दे के और उस मकान को अपने नाम करके उसे एंजॉय कर सकें। अच्छा सर, यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे छोटा सा करना चाहूंगी। जैसे आपने एग्जांपल देके बड़े अच्छे से समझाया, उसमें सरकार हमें जो सब्सिडी दे रही है वो हमारे अकाउंट में देगी या फिर डायरेक्टली हमारे इस लोन को वो भर देगी? वो लोन के ब्याज को डायरेक्टली जो बैंक है आपका बैंक को देगी। जी। और आपका बैंक उसके बदले में जो आपका लोन का क्वांटम है उसे कम कर देगा। अच्छा, और आपकी इंस्टॉलमेंट को कम कर देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो 6 लाख के लोन में आपकी इंस्टॉलमेंट 5400 है, तो फिर आपकी इंस्टॉलमेंट कुल 3,000 रह जाएगी। तो क्योंकि उन्होंने आपके बैंकर ने सब्सिडी ले ली, सेंट्रल जो हमारी नोडल एजेंसी है उससे ले ली, तो उसको आपके ब्याज में और आपके लोन में एडजस्ट कर दिया, तो आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। तो जितने भी लोग इसके तहत अपना घर लेने का सपना देख रहे हैं या लेंगे या बुक कराएंगे, उन सबको ऐसा मिलेगा? उन सबको ये बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं सर सवाल करने के लिए। और कौन पूछेंगे अभी सवाल? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं PM आवास योजना के बेनिफिट्स को लेकर घर खरीदूं तो क्या मुझे टैक्सेस एग्जम्पशंस मिलेगी? कि गवर्नमेंट ने क्या किया इसमें कि इसमें टैक्स एग्जम्पशन क्या दी, जो बिल्डर है, जो भी एजेंसी उसको बना रही है, उसको 100% टैक्स की एग्जम्पशन है। अच्छा। उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जब आप मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कई तरह के टैक्सेस लगते हैं। जैसे रेडी मिक्स होता है, आप जब एक कंक्रीट खरीदते हैं मकान बनाने के लिए, लिंटर डालने के लिए, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो भी नहीं लगेगी इसमें। अच्छा। इसके अलावा जब मकान बिल्डर आपको देता है तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज सर्विस टैक्स भी लगता है, तो वो भी नहीं लगेगा आपके ऊपर। तो जो आपका बिल्डर या जो आपका एजेंसी है जो आपके लिए मकान बना रही है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी है चाहे वो प्राइवेट एजेंसी है, उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, जिससे कि मकान आपको सस्ता मिल सके और अफोर्डेबल कीमत में मिल सके। चलिए, अच्छी बात है। अब तक हम देखते आए थे कि जो मकान ले पा रहे थे वो वही लोग ले पा रहे थे जिनकी सालाना की इनकम, जैसे आपने 18 लाख का, 18 से ऊपर की इनकम होती थी, तब आप सोच पाते थे मकान लेने का। लेकिन अभी ऐसा लेकिन अब वो भी ले पाएंगे जिनकी 3 लाख सालाना इनकम है, वो भी ले पाएंगे जिनकी 6 लाख सालाना इनकम है, क्योंकि अफोर्डेबल है, छोटे मकान है और उस मकान को बनाने में सारी सुविधा दी जा रही है
और आपको ईएमआई कम की जा रही है जिससे कि आप उसको अफोर्ड कर सकें और वो अफोर्डेबल कैटेगरी में आए। इसके साथ ही और भी एक स्टूडेंट हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। कौन पूछेंगे अभी जी? पीएम आवास योजना के अंदर लोन कहाँ से मिलेगा और इस पे प्रोसेसिंग फीस क्या है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि लोन लेने के लिए तो आपको अपना जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैं, एनबीएफसी हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं। और यदि आप लोन 6 लाख रुपए तक का लेते हैं जो कि इस स्कीम में प्रोवाइडेड है तो कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप लोन 6 लाख से ज़्यादा लेते हैं तो आपको सारे बेनिफिट 6 लाख तक मिलेंगे और बैंक या आपकी जो कंपनी है आपको लोन दे रही है वो चाहे तो 6 लाख के ऊपर के लोन पे आपसे प्रोसेसिंग फीस ले सकती है। तो यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपका अपना शो बिजनेस इनसाइड। जब मकान है आपका, मकान एक ऐसा माइलस्टोन है जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है, तो आप जरूर कोशिश करें कि आपका एक अपना मकान हो। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइड में। वेलकम बैक टू बिजनेस इनसाइड। आपके अपने शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं। हमारे शो पर ढेर सारी ऑडियंस मौजूद है जो बहुत सारे सवाल ऑलरेडी हमारे शो मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी से कर चुके हैं, तो उनके लिए भी और हमारे शो मेंटोर के लिए भी जोरदार तालियां। चलिए, तो अभी बहुत सारी ऑडियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद सर जो आपसे अभी और भी सवाल करना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। कौन सवाल करना चाहेंगे अभी? मेरा सवाल आपसे ये है कि पीएम आवास योजना के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं क्या क्या बेनिफिट जी है। जी। जैसे कि ब्याज का बेनिफिट हो गया और अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी, सस्ता मकान मिलेगा आपको क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे। सही। और भी कुछ बेनिफिट हैं, जैसे इसमें फीमेल्स को बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया है। अच्छा। कि जब भी आप मकान लेंगे तो फीमेल का नाम पहले होगा और फिर मेल का नाम होगा। अच्छा, और यदि आपकी फैमिली में फीमेल है तो उसी का नाम पहले होगा। यदि फैमिली में फीमेल है ही नहीं तो ही सिर्फ मेल का नाम पहले हो सकता है। एक सवाल है मेरा आपसे कि अगर फीमेल के नाम पे ऑलरेडी एक मकान है तो फिर वो क्या फिर उसके तो आप नाम पर एलिजिबल ले ही नहीं सकते हैं? हो। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक के पास भी मकान है फिर तो आप एलिजिबल ही नहीं हो इस स्कीम में। अच्छा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है सबके पास मकान हो, एक एक मकान हो, मतलब दो मकान नहीं। हाँ, एक मकान सबके पास, क्योंकि एक हमारे जैसे देश में एक एक मकान सबके पास हो जाए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। तो इसलिए उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे दिव्यांग है तो उसको जरूर ग्राउंड फ्लोर का ही मकान मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे और बेनिफिट स्कीम के हिसाब से दिए हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है। और अगर मैं जहां तक जानती हूँ इको फ्रेंडली होंगे मकान, ये भी इको फ्रेंडली होंगे, वो सारी सुविधा होंगी। जैसे उसमें लाइट, बिजली होगा, पानी होगा, सैनिटरी होगा, सीवर की व्यवस्था पूरी होगी, टॉयलेट जरूर होगा। तो ये सारे जो बेसिक अम्यूनिटीज मकान में होती हैं वो मस्ट है इस स्कीम में क्वालिफाई करने की। चलिए, सारी बेसिक नीड ज़रूरतें ज़रूर पूरी होंगी, ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने सवालों के साथ हम श्योर तैयार होंगे। कौन पूछेंगे अभी? मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएम आवास योजना में घर खरीदने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको केवाईसी नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। मतलब अपने बारे में पूरे क्रेडेंशियल्स आपके क्या हैं, कहाँ आप रहते हैं, कहाँ उसका आवास है। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपके पास कोई और मकान नहीं है, आपकी फैमिली के पास कोई मकान नहीं है। उसके बाद आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और एक डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि आपकी फैमिली की हाउस होल्ड की इनकम कितनी है। उसके बाद यदि आप बिलोंग करते हैं SC ST OBC या किसी और कैटेगरी से तो वो भी आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। उसके बाद के डॉक्यूमेंट डिपेंड करता है कि आप कैसा मकान ले रहे हैं। आप बिल्टअप कोई किसी से फ्लैट ले रहे हैं बिल्डर से, का मकान बना हुआ है उसमें आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, जैसे टॉयलेट ऐड कर रहे हैं या एक कमरा ऐड कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। नए फ्लैट ले रहे हैं आप तो फिर आपको डॉक्यूमेंट उस बिल्डर से रिलेटेड देने पड़ेंगे, अपना अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा, बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, पूरी चेन होती है उसके लिए। और यदि आपके पास अपना मकान है, उस पर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो आपको आर्किटेक्ट का एक एस्टीमेट देना पड़ेगा, आपको अपनी ड्राइंग्स देनी पड़ेंगी जो भी आपने बनवाई होंगी। और यदि आप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो भी आपको ड्राइंग देनी पड़ेंगी। तो डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन आपको बेसिकली अपने KYC, अपने इनकम के प्रूफ ये जरूर सबसे पहले देने पड़ेंगे। चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स पहले पूरे अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल मेरा छोटा सा है आपसे कि एज फैक्टर भी मायने रखता है जिसके नाम पर मकान लिया जा रहा है? बिल्कुल मायने रखता है। आपकी एज 21 साल से 55 साल होनी चाहिए और यदि लोन लेने वाला व्यक्ति की एज 50 साल से ऊपर है
तो उसे किसी और एडल्ट को अपने में बोरोर के साथ साथ को बोरोर बनाना पड़ेगा। चलिए, तो ये जानना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए ही। उसके साथ ही एक और स्टूडेंट तैयार है अपना सवाल लेकर। जी, अभी बताएं कौन पूछेंगे। जी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है, मेरे पापा का पक्का हाउस है, नाउ आई एम एडल्ट, तो मैं अपना घर खरीदने के लिए पीएम आवास योजना का कैसे फ़ायदा उठा सकती हूँ? यदि आपके फादर के पास पक्का मकान है और आप अर्निंग मेंबर हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो गई, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। मतलब कि एक हाउस होल्ड के पास, क्योंकि हाउस होल्ड से मतलब हम लगाते हैं हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड और साथ में जो अनमैरिड उनके हैं जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी माइनर बच्चे हम माइनर बच्चे। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो इफ़ यू आर एन इंडिपेंडेंट तो आप ज़रूर इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं और आप पूरी तरह से एलिजिबल भी हैं। उसके अलावा एक और सवाल अभी आई एम श्योर पूरी तरह से तैयार हैं। जी बताएं। मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री आवास योजना कितने फेसेस में डिवाइडेड है? प्रधानमंत्री ने जब 2015 में योजना चालू हुई थी तो 5 करोड़ मकान का सपना था और 3 फेज में बांटा गया था। पहला फेज 2017 तक था, 15-17, उसके जिसमें 100 सिटी कवर करने का था। उसके बाद 17 से 19 था और उसके बाद 19 से 22। अच्छा, 19 से 22 वाले फेज में हमें पूरे देश के सारी सिटी और कस्बों को कवर करना है। अच्छा, तो 2022 इसका भी टारगेट रखा है। अच्छा, एक खास बात मुझे लगती है जो भी पीएम ने सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है कि सबका टारगेट 2022 रखा गया है। आपको लगता है कि सारे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे तब तक? देखिए, पहली बार हमारे देश में जितनी भी योजनाएं बन रही हैं वो सब योजनाएं के पीछे पूरा विजन लेकर चल रहा है, पूरा विजन के साथ पूरा काम किया हुआ है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होगी और उसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जरूर कुछ बनाई गई हैं। वो भी अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ और एक पूरे प्रोसेस के साथ फील्ड में उतरी हैं और उन सबको टारगेट दिए हुए हैं कि अलग अलग सालों के, तो उन सबको वॉच किया जा रहा है कि उनके कितने टारगेट पूरे हो रहे हैं, नहीं अचीव हो पा रहे तो कैसे पूरे होंगे। तो मुझे लगता है इस बार जो योजनाएं बनी है वो डॉक्यूमेंट पे योजनाएं ना होके वो सचमुच ऐसी योजनाएं जो प्रैक्टिकल हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं ऑन पेपर्स कुछ और होती हैं, जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है कुछ और होती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं इसमें दोनों बात कहना चाहूंगा कि जब गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम निकालती है जिसमें वो सब्सिडी देती है तो उसमें जो आपको बैंकर आपको लोन दे रहा है उसमें उसको कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो एक नॉर्मल टर्म पे लोन दे रहा है। हाँ, उसके नॉर्मल टर्म के लिए आप एलिजिबल जरूर होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास इनकम का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं तो फिर बैंक को लोन देने में दिक्कत होती है। तो यदि मान लीजिए आप, जैसे इस स्कीम में क्या है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर, तो यदि आप सैलरीड हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना है, सैलरी सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 इत्यादि। लेकिन यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और खुद बिजनेस करते हैं तो 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर की कॉपी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। 2.5 लाख से नीचे आपको एफिडेविट देना पड़ेगा अपना। तो मेरे को लगता है अगर आप डॉक्यूमेंटेशन ठीक से करें तो नहीं, मुझे लगता है कि लोन में कोई दिक्कत आती होगी। अच्छा, वैसे वक्त तो अभी बहुत कम बचा है लेकिन फिर भी एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अभी हम इस स्कीम में कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है क्योंकि अभी तक के जो हमारे टारगेट थे जो मार्च 17 तक पूरे होने चाहिए थे वो अभी अचीव नहीं हुए हैं। अभी तक हमारी जो योजनाएं 19 तक की अप्रूवल हुई है, 21 तक की अप्रूवल हुई है, उसको देख के लगता है कि हम जो हमारे टारगेट सेट किए हुए थे उससे पीछे हैं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पूरा देश को एक साथ मिलने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और खाली केंद्र सरकार इसमें सारा काम नहीं कर सकती, राज्य सरकारों को भी साथ आना पड़ेगा, उनको भी कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब सब साथ आ रहे हैं क्योंकि सबको पता लग गया है कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, पूरे देश का मसला है, हर व्यक्ति को मकान देना जरूरी है। तो मुझे लगता है जरूर पूरी होगी। बिल्कुल। और अपने घर को लेकर हमारे सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी व्यूअर्स हमारे शो को देख रहे हैं, उनके लिए सिग्नेचर कमेंट जरूर आपका जानना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मकान है आपका, मकान एक ऐसा माइलस्टोन है जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है, तो आप जरूर कोशिश करें कि आपका एक अपना मकान हो। बहुत अच्छी बात है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने बिजी शेड्यूल में से हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने पीएम आवास योजना के बारे में बात की। भाई, कंधे से कंधा मिलाकर, अगर कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे तभी अपने किसी भी सपने को हम पूरा कर सकते हैं। वैसे भी वो कहते हैं ना, सबका साथ तो सबका विकास। फिलहाल हमारे शो में इतना ही, लेकिन आप अपने अपने सजेशंस या फिर अपने कोई भी सवाल या शंकाएं हैं आपके मन में, कुछ सवाल आप सर से करना चाहते हैं, जरूर हमें लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है और फोन नंबर्स भी हैं, SMS के जरिए भी अपने सवाल हम तक आप जरूर पहुंचाएं। अभी हमें फिलहाल इजाजत दीजिए। आप सब खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।